अस्सलाम नाज़रीन, प्रोग्राम खबर से खबर में नादिया मिर्जा में खुशामदीद। नाज़रीन, सियासत की बात तो होती रहेगी, लेकिन अगर अभी मार्च शुरू हो गया है, टुडे इज़ 1 मार्च, और ये वो महीना है जिसमें हम ख़वातीन का आलमी दिन मनाते हैं। बेशक आज ना सही, एक हफ्ते बाद सही, लेकिन बहरहाल ख़वातीन का पाकिस्तान की सियासत में जो लाजवाल किरदार है उसको तो कोई उससे इनकार नहीं कर सकता। जो पॉलिटिकल हैपनिंग्स हुई हैं, आज हमने स्पीकर का इंतखाब भी देखा, डिप्टी स्पीकर का इंतखाब भी देखा, संडे को वज़ीर आज़म का इंतखाब हो जाएगा। इसी तरह से अली अमीन गंडापुर साहब उनका वो मुंतखब हो गए, KP के वज़ीर आला, यूँ तमाम असम्बलीज़ के वज़ीर आला मुंतखब हो चुके हैं। मैं वापस आ जाती हूँ ख़वातीन के किरदार पर, क्योंकि आज बार बार ये असम्बली में कहा गया, बैरिस्टर गौहर साहब की तरफ से भी कहा गया, उमर अयूब साहब की तरफ से भी कहा गया कि जो ख़वातीन हैं उनका एक किरदार है, और PTI में कितनी बड़ी तादाद ख़वातीन की थी। बेशक वो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल है, लेकिन एवरीबडी नोज़ कि किस तरह से इंडिपेंडेंट इलेक्शन में हुए और किस तरह से PTI बैक थे और उनको किन हालात में सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ज्वाइन करनी पड़ी है। बात यह है कि ख़वातीन की नुमाइंदगी अगर एक जमात की, जिस जमात में ख़वातीन का किरदार बहुत ज़्यादा अहम रहा है, बहुत ज़्यादा वाइटल रहा है, बहुत ज़्यादा एक्टिव रहा है, उसमें आप ख़वातीन की अगर नुमाइंदगी को ही का हक उनसे महरूम कर देते हैं, तो फिर वो असम्बली की हैसियत असल मानों में क्या रह जाएगी। ख़वातीन के किरदार पे जो पाकिस्तान में ख़वातीन का किरदार रहा है वो वैसे ही बड़ा महदूद रहा है, उसको हमें इनकरेज करने की ज़रूरत है, ना कि डिस्करेज करने की। बहुत कुछ हुआ पिछले 1 साल में, पिछले 2 साल में, उसमें भी ज़रा बात करेंगे। ज़रा एक छोटा सा कि पाकिस्तान में जो सियासी ख़वातीन जिन जिन ओहदों पे, उनका बड़ा लाजवाल किरदार है, एक ट्रिब्यूट उनके लिए। नज़ीर, पाकिस्तान की तारीख में पहली दफ़ा ऐसा हुआ है कि किसी सूबे की, खासकर पंजाब की जो वज़ीर आला है वो एक खातून बनी है, और ये एजाज़ बेशक मरियम नवाज साहिबा को हासिल हुआ है, और इसी एजाज़ की शायद पासदारी करते हुए उन्होंने एक बड़ा अच्छा स्टेटमेंट दिया और हर जगह पे उसको अप्रिशिएट भी किया गया। अब ज़रूरी भी है कि वो इस स्टेटमेंट की और इस वादे की और अपने इस बयान की लाज भी रखे। क्या कह रही थी मरियम नवाज साहिबा, जरा सुनते हैं। मैं खबर के लिए एक बेहतर पंजाब बनाना चाहती हूँ, एक महफूज पंजाब बनाना चाहती हूँ। किसी खातून को हैरेस करना, हरासा करना मरियम नवाज शरीफ की रेड लाइन है। बहुत बेहतरीन बात है, और हम इसको इसी कॉन्टेक्स्ट में लेते हैं कि मरियम नवाज शरीफ साहिबा ने अपोजिशन लीडर्स के पास गई थी, उनसे कहा था कि जिन्होंने मुझे वोट नहीं दिए मैं उनकी भी चीफ मिनिस्टर हूँ। यानी वो जो PTI की ख़वातीन हैं, या वो ख़वातीन जो आज भी कैद हैं, वो ख़वातीन जिन पे आज भी केसेस हैं, पाबंद सलासल है, वो उनकी भी चीफ मिनिस्टर है। और इसी का इजहार उन्होंने जब वो विमेन पुलिस स्टेशन या पुलिस स्टेशन के एक उसमें गई थी, तो वहाँ पर उन्होंने किस तरह से किया था, शॉर्ट क्लिप है, बड़ी उसमें तनकीद हुई थी, लेकिन वो एक काबिल सताइश अमल है, क्योंकि उस खातून ने स्कार्फ लिया हुआ था, हिजाब लिया हुआ था, उसका सर से गिरा और उन्होंने वो सर पर वापस रखा। तो मैं तो कम से कम इसको बड़ा एक अच्छा एक जेस्टर देखती हूँ, क्योंकि अगर कोई इसमें इन्फोर्समेंट नहीं था, कुछ ज़बरदस्ती नहीं उसको पहनाया था, वो ऑलरेडी पहनी हुई थी, उसके सर से स्लिप हुआ एंड शी वॉज बिजी इन वर्क, तो उन्होंने उसको उठा के वापस रखा। लेकिन फिर हम जब ख़वातीन की बात करते हैं तो ख़वातीन सिर्फ वो नहीं है जो नून लीग की है, ख़वातीन सिर्फ वो नहीं है जो आज भी ऑफिसर्स हैं, ख़वातीन वो भी हैं जिनके साथ जुल्म हुए हैं और जुल्म की इंतहा हुई है। ज़रा देखिएगा क्लिप कि क्या क्या हुआ है। मरियम नवाज साहिबा, आप एक खातून हैं और ये एजाज़ आपको हासिल हुआ है कि पंजाब की, यानी मुल्क के सबसे बड़े सूबे की आप पहली वज़ीर आला, खातून वज़ीर आला मुंतखब हुई हैं। तो एक नज़र करम इन ख़वातीन पर भी। और आज अली अमीन गंडापुर साहब जब खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला मुंतखब हुए तो उन्होंने एक बड़ी ज़बरदस्त बात की। उन्होंने कहा कि अगर सबूत नहीं है और सियासी केसेस हैं तो उनको ख़त्म किया जाए। इसी किस्म का एक स्टेटमेंट मरियम नवाज साहिबा आपकी तरफ से भी आना चाहिए और हम उसके उम्मीद रखते हैं। जरा देखिएगा अली अमीन गंडापुर साहब क्या कह रहे हैं। मैं अपने सूबे को पैगाम दे रहा हूँ निहायत यादगी के साथ, एक हफ्ते के अंदर जिसका सबूत नहीं है आपके पास, जिस FIR का, वो FIR खत्म होनी चाहिए, चाहे जिस वर्कर के खिलाफ है। अगर एक हफ्ते के अंदर ये FIR खत्म ना की गई तो जिसने गलत FIR की है, मैं इस्लाह का मौका जरूर दे रहा हूँ। अगर इस्लाह के लिए तैयार नहीं है तो सजा के लिए तैयार हो जाए। फिर वो मुकदमे जो सियासी हैं, वो FIR जिनके का कोई सबूत नहीं है। अब मैं बात करती हूँ मरियम नवाज साहिबा से, हमारी गुजारिश है कि वो इस पर सोचें और गौर करें। आज जो शख्सियत मेरे साथ मौजूद हैं उन्होंने भी कम सहूलतें नहीं सोई, उन्होंने भी एक लंबा अरसा वो बिल्कुल रुपोशी की उसमें रही। बड़े अरसे बाद हमने देखा, महीनों के बाद, तकरीबन 8-9 महीने के बाद वो मंजर आम पर आई, और जिस तरह से वो आई, जो उनकी सेहत, जो उनके जज्बात, जो उनकी चीज़ें, लेकिन उसके बावजूद जो उनका जज्बा,
इससे पहले कि मैं उनकी तरह जाऊं, एक क्लिप है उनका, एक दबंग किस्म का, वो जरा देखिए। जी नाज़रीन, मैं बात कर रही हूँ साबिक वजीर ज़रताज गुल साहिबा की, पीटीआई की सीनियर रहनुमा, और इस सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में वो शामिल हो चुकी हैं। अस्सलाम वालेकुम ज़रताज गुल साहिबा। थैंक यू। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह फाइन। कुछ फ्लैशबैक्स चलते होंगे, पूरी एक मूवी चलती होगी जब हम ये सारा कुछ जिक्र करते हैं। वो वक्त जब 2018 का इलेक्शन हुआ, आपने इलेक्शन उस समय कॉन्टेस्ट किया, फिर आप वजीर बनी, फिर तहरीक अदम एतमाद आई, फिर 9 मई हुआ, और आज आप दोबारा दायरों का सफर तय किया। लेकिन वो जो सफर तय किया वो कैसा था? जब आप इंट्रो कर रही थी तो मैं आपकी ब्लैक कॉफी आधे से ज्यादा पी गई हूँ। जब मैं ये सारी तकलीफ और आजमाइश बर्दाश्त कर रही थी तो दिल मेरा बहुत ज्यादा नरम हो गया था। लेकिन जब मैंने इलेक्शन लड़ा, जब मैं अपने हलके में वापस आई, तो लोगों के इतनी दुआएं, इतना प्यार, इतना वोट था। 65,000 की लीड से मेरे हलके के लोगों ने मुझे जितवाया, और मेरे लिए खवातीन इतनी निकली है कि शायद डेरा गाजी खान में इस दफ़ा कोई वोट ज़ाया नहीं हुआ, सारी खवातीन का वोट मुझे पड़ा है। तो मेरा दिल मजबूत हो गया था दोबारा से, और मैंने सोचा था कि मुझे एक इंसान के एक वीक पॉइंट आ जाता है कि इंसान के आंसू गिरते हैं। मैंने सोचा था कि मैं उसको कंट्रोल करूंगी। मैं आधे से ज़्यादा आपकी कॉफ़ी पी गई हूँ। तकलीफ और आजमाइश बहुत ज़्यादा थी, इतनी ज़्यादा थी, और ये खवातीन इंक्लूडिंग ये। बहुत अच्छी बात है कि एक चीफ मिनिस्टर की तारीफ करेंगे कि हिस्ट्री बन गई है कि मरियम नवाज चीफ मिनिस्टर बन गई है। बट नादिया, द अनफॉर्चुनेट पार्ट इज कि जो दूसरी साइड पे आप खवातीन दिखा रही हैं कि खवातीन अगर दुपट्टा डालें पुलिस के कदमों में कि हम भी आपकी माएँ बहनें बेटियां, लेकिन वो कैमरों के सामने खवातीन को बालों से पकड़ के घसीटें और साइड के ऊपर ले जाएं। या फिर आप डॉक्टर यास्मीन राशिद जैसी खातून जो कि नवाज शरीफ को हरा चुकी हैं, और आप सिर्फ इसलिए उसको बाहर नहीं आने दे रहे क्योंकि आपको पता है कि वो आपको हरा चुकी हैं। आलिया हमजा को देख लें, अभी तक जो है वो जेल के अंदर है। सनम जावेद को देख लें, तैयबा राजा को देख लें, खदीजा शाह को देख लें। राजा तो रिलीज हो गई है, लेकिन आयशा भुट्टा बहुत मुश्किल वक्त गुजारा। और ये जो खातून आज चीफ मिनिस्टर बनी है, ये मेहर शराफत अली से हार चुकी हैं। ये जबरदस्ती के वजीर आला है, और इनके पोर्टफोलियो पे ये इन खवातीन की सियासी आज़ादी के ऊपर कदम रख के ये यहाँ तक वजीर आला बनी है। जब आप खवातीन को पाबंद सलासल करेंगे, आप उन खवातीन के किरदार के ऊपर जो है वो आप गलत बातें करेंगे, खवातीन को उनके हस्बैंड के सामने या उनके बूढ़े माँ बाप के सामने आप घसीटेंगे, चादर और चादर दीवारें को आप पामाल करेंगे, और आप बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे कि बुशरा बीबी जो एक पर्दादार खातून है, अगर वो इतने अमलियात ना करें या इस तरह की बकरों के सदके ना दे तो उनका तो काम पूरा नहीं होता। बाकायदा कैरेक्टर असैसिनेशन मरियम नवाज के कैंप से डिजाइन की गई, नॉट ओनली अगेंस्ट द पॉलिटिकल वुमेन, पर्दादार खवातीन, चादर और चार दीवारें को पामाल करके। 8 मार्च आने वाला है, खवातीन का आलमी दिन है। 8 मार्च को मुझे याद है जिस तरह इस्लामाबाद में ये इन्हीं की एक्सटेंशंस थी, जो इनकी 16 महीने की हुकूमत थी, उस वक्त पीपल्स पार्टी भी देखती थी, PMLN भी देखती थी, जो खवातीन के साथ होता था, और उसके बाद की जो निगरान हुकूमती थी वो भी इनकी एक्सटेंशन थी। लाठीचार्ज किया गया, शेडिंग की गई, खवातीन को बदतरीन फस्तायत का जो है उनको शिकार किया गया, और किसी को बेल तक की एक्सेस नहीं दी गई। अच्छा, कोई 302 में नहीं थी। देखिए नादिया, कोई 302 में नहीं थी, सिर्फ पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन थी, क्योंकि वो अपने हक के लिए आवाज उठा रही थी, जलसों में जा री थी। एक झंडा उन्होंने PTI का पहना हुआ था, रंग उन्होंने पहने हुए होते थे, लेकिन उनको इस तरह घसीटा गया। ये जो मैंने भी वक्त गुजारा, मेरे ऊपर इतनी FIR कर गई, एंटी स्टेट, गद्दारी, तोड़फोड़, बसें जलाने की, अड्डे जलाने की, जबकि मैं 9 मई को डेरा गाजी खान में मौजूद थी। मैं इस हवाले से बात करूंगी कि आपने रुपोशी इख्तियार की, अब अपने घर में नहीं रह सकती थी, आपका घर तबाह खाली हो गया, तबाह हाल हो गया, उस पर बात करूंगी। लेकिन चूंकि आपने बात की ना, जमानतें होती हैं, यास्मीन राशिद साहबा जो कि पंजाब की सदर भी मुंतखब हो गई हैं PTI के, जो उसकी बिला मुकाबला आज भी उनकी एक जमानत मंजूर हो गई, लेकिन जमानत को इब्तिदाई तौर पर उन्होंने कहा कि जी रिहा फिर भी नहीं हो सकती क्योंकि उन पे मजीद केसेस भी हैं, या अगर मजीद केसेस नहीं होंगे तो जब वो निकलती हैं तो वो केसेस बना दिए जाते हैं। ये हमने तमाम ना सिर्फ खवातीन बल्कि जो मेल थे, जो हजरात थे, उनके साथ भी हमने यही देखा। एक केस में निकला है, दूसरे केस में अंदर, लेकिन सिलसिला कब तक चलेगा? मतलब खासतौर पर खवातीन को मैं फिर ये कहती हूँ कि वज़ीर आला पंजाब एक खातून है, वो खवातीन की अगर वो रेड लाइन की बात करती हैं कि उनकी हरासमेंट ना हो, उनकी चीज़ें ना हो, तो वो सबकी वज़ीर आला है। वो सोचे कि ये खवातीन हैं जो जेलों में हैं और आप उनकी जमानत दें, वो अपने केसेस हैं भुगतती रहेंगी, अगर वो जायज़ केसेस हैं अदालतों का सामना करती रहेंगी, लेकिन कम से कम अपने घर में अपने बच्चों के साथ होंगी। मुझे बताएगा आप पहले ज़रताज गुल साहिबा कितने अरसे रुपोश रहीं और क्या वजह थी रुपोशी की, क्यों मजबूर होना पड़ा रुपोशी पर?
9 मई को मैं डेरा गाजी खान के अंदर मौजूद थी और ऑब्वियसली एक पीसफुल प्रोटेस्ट मैंने तमाम आवाम के साथ, इमरान खान के साथ जो सलूक, जिस तरह उनको कॉलर से पकड़ के और जिस तरह शीशे तोड़ के उनको वहाँ से घसीटा गया था, मैंने एक पीसफुल प्रोटेस्ट किया था और तमाम आवाम ने किया था, तमाम लोग सड़कों के ऊपर थे। लेकिन मैं डेरा गाजी खान को बनाने वालों में से हूँ। फ्यूडर्स ने उसको उजाड़ा है, कभी लोगों को आगे आने नहीं दिया। लेकिन मेरे पोर्टफोलियो पे 38 महीने जो मैं हुकूमत का हिस्सा थी और मैं स्टेट मिनिस्टर थी, मेरे पोर्टफोलियो पे NA-185 और डेरा गाजी खान के अंदर मैंने मदर एंड चाइल्ड हॉस्पिटल बनवाया है, मैंने डेरा गाजी खान की पहली वुमेन यूनिवर्सिटी बनवाई है, मैंने बागी गुल के नाम से ख़वातीन के लिए एक स्पेशल पार्क बनवाया है जिसमें सिर्फ ख़वातीन ही जा सकती हैं, मैंने कार्डियोलॉजी हॉस्पिटल जो है 8.4 बिलियन का 4.5 बिलियन का डेरा गाजी खान का पहला कार्डियोलॉजी हॉस्पिटल बनवाया है, 2 मैंने वहाँ पे, एक मैंने मरकज़ बनवाया है, 2 मैंने नए जो है इसके वो बनवाए हैं जो 1122 के सेंटर बनवाए हैं, 260 गाँव को मैंने बिजली दी है। मेरा सिर्फ मतलब ये ना है कि मैं डेरा गाजी खान को बनाने वाली हूँ तो मैं डेरा गाजी खान के एक पत्ते को भी ख़राब नहीं कर सकती, क्योंकि मुझे डेरा गाजी खान से इतनी शदीद मोहब्बत है। इसलिए कि 9 फरवरी को मैं डेरा गाजी खान में मौजूद थी, 9 मई को मैं डेरा गाजी खान में मौजूद थी। लेकिन इसके बावजूद गुजरावाला, लाहौर, सरगोदा, पिंडी, इस्लामाबाद और हर शहर के अंदर मेरे ऊपर जो है साइमल्टेनियसली FIR कर दी गई, जो कि एंटी स्टेट भी थी, टेररिज्म की भी थी, तोड़फोड़ की भी थी, 3 MPO, 16 MPO, अमन आमा को ख़राब करना, और इसके बाद जो है गाय चोरी तक के पर्चे में मुझे मुलविस किया गया है। गाय चोरी? जी, गाय भी की जी, कि मैं कच्चे गाय चोरी की? हाँ जी, कि मैं कच्चे के इलाके में गई और मैंने गाय चोरी कर दी। और मज़े की बात ये कि नादिया कि जो डेरा गाजी खान में मेरे ऊपर 17 दिसंबर जो मैंने ऑनलाइन एक जलसे से खिताब किया PTI के, उसके बाद मेरे ऊपर 7 FIR कर दी गई डेरा गाजी खान के अंदर, और उसमें नामालूम अफराद में मुझे डाला गया और नामालूम अफराद के अंदर मुझे इश्तहारी करार दे दिया गया, हर तरीके से ताकि मेरी आवाज दबाई जा सके। नज़ीर मुख्तसर से ब्रेक, वापस आते हैं, हमारे साथ रहिए। प्रोग्राम में एक दफा फिर आपको खुशामदीद। के ऊपर केसेस थे तो रूपोश होने की क्या वजह, आप गिरफ्तारी दे देती? मैं गिरफ्तारी तो देना चाहती थी, लेकिन मुझे उससे पहले ही मुझे आने नहीं देते थे कि मुझे गिरफ्तार होने से पहले वो यानी अरेस्ट कर लेंगे। मुझे नादिया अरेस्ट होने का खौफ नहीं था, मुझे ये जो आपने मनाजिर दिखाए ना कि ख़वातीन के गिरबानों में हाथ डाला गया, मर्द आके, पुलिस वाले आके उनको सड़कों पे घसीट रहे हैं। मैं अभी भी आपके प्रोग्राम में कहती हूँ, अगर मेरे ऊपर कोई FIR है या अगर मैंने कोई कानून तोड़ा है तो मैंने पाकिस्तान से तो बाहर जाना नहीं है, मेरे तो लंदन में या कहीं पर कोई और घर नहीं है, मैंने तो पाकिस्तान के अंदर ही मेरा जीना मरना है। मुझे सिर्फ एक कॉल करें, मैं पाकिस्तान की शहरी हूँ, मैं सबसे हिलाली परचम की और पाकिस्तान की इज्जत करती हूँ, कानून का एहतराम करती हूँ, आप मुझे बुलाएं, मैं थाने में हाजिर होंगी। लेकिन ये नहीं कि आप रात के 2 बजे 3 बजे आके घर पे आके डाकुओं की तरह आए और आप तोड़फोड़ करें और मुझे अबडक्ट कर लें। जब मैं कानून की पासदारी करती हूँ, मैं आईन को मानती हूँ, FIR को जब आप मेरे ऊपर करते हैं तो मैं खुद थाने हाजिरी कर दूंगी। मेरा सवाल ये है ना कि आप रूपोश क्यों रही, आप अदालत चली जाती हैं, अपनी गिरफ्तारी दे देती? मैंने बहुत दफा कोशिश की कि मैं अदालत जाऊं, और जब आपको पता है जब मैं पेशावर हाई कोर्ट भी गई, इतनी नफरी आ गई कि लोगों ने क्या किया, मैं कुलभूषण यादव से भी बड़ी दहशतगर्द हूं। मतलब जब आपने मुल्क के अंदर एक इशारा कभी ना तोड़ा, और दूसरा नादिया मैंने जिंदगी में हराम का लुकमा नहीं खाया, मैं एक शहीद की बहन हूँ। वॉर टेरर के अंदर उसके बाद मेरा 21 साल का भाई जो है जवान NCA कॉलेज से वो विद ऑनर्स पास हुआ था, वो शहीद हुआ है। मैंने एक शहीद भाई की लाश उठाई हुई है। मैं कानून को क्यों छोड़ूंगी और मैं कानून की पासदारी क्यों नहीं करूंगी, और मैं क्यों नहीं सरेंडर करूंगी? कैसा वक्त गुजरा, क्या किया इस वक्त को, किस तरह यूटिलाइज किया? बहुत मुश्किल वक्त था, कट ऑफ हो गई थी मेरे घर के ऊपर, चूंकि मेरी सिम डेरा गाजी खान के अंदर पड़ी हुई थी। हर 2 दिन के बाद मेरे घर के ऊपर रेड होता था, मेरे घर के दरवाजे इतनी दफा तोड़े गए कि अब वो रिपेयर ही नहीं होते। इट्स एन ओपन हाउस। मस्जिद हमारे घराने ने वहाँ पे डेरा गाजी खान की पहली जामा मस्जिद और डेरा गाजी खान का पहला सरकारी स्कूल हमने वक्फ की हुए, हमने डोनेट की हुए ज़मीन। नमाजों को भी तंग किया जाता था, दुकानदारों को भी तंग किया जाता था मेरी वजह से कि मेरे इन लॉज की दुकान है या मार्केट है, तो वो रोज़ों के अंदर भी उनकी दुकानें जो है वो बंद कर दी गई मेरी सज़ा के तौर पर। स्कूल के बच्चे वहाँ पे आते थे, उनको तंग किया जाता था। मेरे घर के ऊपर पुलिस का ही कब्जा हो गया था, गाड़ी उठा के ले गए थे, बहुत सारे चीज़ें हो गई। और चूंकि मेरे जो इन-लॉज़ हैं वो शरई पर्दे करते हैं, तो जब हर दफ़ा पुलिस आती थी और दरवाजे तोड़ के अंदर आ जाती थी, तो वो घर के मकीन ही वहाँ से चले गए कि पर्दादार ख़वातीन मुझे बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। किया, कैसे टाइम गुजारा?
मैंने पोशी में सबसे पहले तो अल्लाह से दुआ मांगी नादिया कि मैं एक वजीर कबीले से ताल्लुक़ रखती हूँ, पश्तून हूँ, गैरतमंद हूँ, तमाम पाकिस्तानी गैरतमंद हैं। दूसरा, मैं इमरान खान का ब्रांड हूँ, मैंने इमरान खान को नहीं छोड़ना था। मैंने अल्लाह से दुआ मांगी कि मुझे कभी भी इमरान खान के ख़िलाफ़ ना बयान देना पड़े और ना मैं दूंगी। मैं पीटीआई में पैदा हुई, मैं नज़रिए के ऊपर आई हूँ और पीटीआई से ही मेरी आखिरी जमात भी होगी, यहीं से मेरा जनाजा निकलेगा। इमरान खान मेरे मेंटर है, मैं उनका ब्रांड हूँ। मुझे जो वोट डेरा गाजी खान में दूसरी दफ़ा भी मिला है, मेरा ज़ाती वोट नहीं है, इमरान खान का वोट है। तो मैंने दुआ मांगी थी कि मुझे अल्लाह ताला हक के ऊपर खड़ा रखे, मैं इसी पार्टी के अंदर खड़ी रहूं और मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट कायम रहो, कोई इस तरह मर्द आके मुझे घसीटे ना, मुझे हाथ ना लगाए। ये मैंने अल्लाह ताला से दुआ मांगी। चूंकि मेरे पास नेट था नहीं, चूंकि मैं अपने वजीर कबीले के पास चली गई थी, पहाड़ों के अंदर चली गई थी, वजीरिस्तान में, आज पहली दफा मैं बता रही हूँ वजीरिस्तान चली गई थी मैं। अच्छा, वजीरिस्तान रही थी? एग्जैक्टली। तो ये मेरे पास एग्जैक्टली तो ये मेरे पास तस्बीह होती थी, नेट मेरे पास था नहीं। इस्लामी किताबें मैंने पढ़नी शुरू की, तो मैंने 5 बड़े जो जर्नल हैं जो इस्लामी उसके रहे हैं, हज़रत अली करम अल्लाह वजहो उनकी, फिर हज़रत खालिद बिन वलीद, हज़रत मुख्तियार सकफ़ी, फिर आगे सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी, जब आखिरी तारिक बिन ज़ियाद, इन 2 पे आई तो ये 3 मैंने फतवा, चाहे जंगे मुता थी, चाहे ओह थी, ये सारी मैंने पढ़नी शुरू की। वहीं से मुझे कहीं आसरा होता था कि जब आप हक के ऊपर खड़े हो, तकलीफ आजमाइश आती है। वहां तक पुलिस नहीं पहुंची, वहां तक कानून नाफिज करने वाले दारों की पहुंच नहीं थी वहां तक, चूंकि वो जब आप एक पनाह में आ जाते हैं, मैं अपनी वजीर कबीले के पास थी, तो वहां पे कट ऑफ थी मैं बिल्कुल, मेरे पास नेट ही नहीं था, तो मैं आई नहीं सिविलाइजेशन में। लेकिन ये कि मैं जब प्रोक्लेम ऑफेंडर, जब मैंने पेपर जमा कराने थे, नॉमिनेशन पेपर, तो तब मैं वापस मैंने पेशावर हाई कोर्ट में सरेंडर किया। और आपको पता है कितनी बड़ी फोर्स वहां पे आ गई थी मुझे अरेस्ट करने के लिए। लेकिन वो भी अल्लाह ताला से मैं एक तो जज साहब का शुक्रिया अदा करती हूँ कि उन्होंने एक साइल की आवाज़ के मैंने दरवाज़ा खटखटाया और मैंने सरेंडर किया कोर्ट में कि मैं पाकिस्तान के आईन और कानून को मानती हूँ, मैं सरेंडर कर रही हूँ, मेरे ऊपर जितने केसेस हैं मैं उसमें खुद हाजिरी दे रही हूँ। वो मेरे लिए वापस तशरीफ लाया, बहुत ज़्यादा फौक थी और कौम की दुआएं मेरे साथ थी और मुझे बेल मिली। मैं जिस तरह से बात शुरू में भी कर रही थी कि पीटीआई की तो पहचान ही खवातीन है ना, बड़ी तादाद पीटीआई की खवातीन। अब अगर असेंबली में एक तो आपकी पार्टी का कोई नाम लेवा, इस तरह सेंस के पार्लिमानी पार्टी नहीं रही पीटीआई, सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में आप लोग सारे चले गए, ऊपर से खवातीन की रिजर्व सीट्स भी अभी तक फैसला नहीं हुआ कि मिलेंगी नहीं मिलेंगी। तो ये असेंबली क्या इसके लिए आप जद्दोजहद करेंगी? मजीद खवातीन तो डिस्करेज ही होंगी ना कि जी हमें ड्यू क्रेडिट नहीं दिया जा रहा, हमारी कोई जगह नहीं बन रही। किस तरह से इन हालात का मुकाबला करने की क्या पार्टी पॉलिसी? देखिए नादिया, मेरे तो उस वक्त भी अल्फाज थे, अगर आपको याद होगा, जब मैं मीडिया पे आई थी तो मैंने ये अल्फाज थे कि मुझे निशाने इबरत ना बनाया जाए, मुझे फिक्स ना किया जाए, मुझसे कोई ऐसा बदला ना लिया जाए, मुझसे ऐसा हवा भरा बयान ना लिया जाए कि यंगस्टर्स जो हमें मजीद देखते हैं वो हमारी ही वजह से आके पॉलिटिक्स में आना चाहते हैं। आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट भी हो सकती है और आप बड़ी इज्जत के साथ आगे भी जा सकते हैं और उसका सिला आपको आपके वोटर देते हैं। मुझे वफादारी का सिला मिला है तो मैं इतना सारा वोट लेकर आई हूँ। वहां पे जब हमारी पार्टी को खत्म किया गया, हमारा सिंबल खत्म कर दिया गया, हमारे लीडर को रातों रात 31 साल की सजा दी गई इमरान खान को कि ताकि वोटर टूट जाए, नाउमीद हो जाए कि इस मुल्क में तो कुछ भी नहीं होने वाला, लेकिन उम्मीद पे दुनिया कायम है। वहां पे जब हम जबरदस्ती हमारी निशान को खत्म किया गया और हम एज ए इंडिपेंडेंट आए, तब भी लोगों ने वफा किया और 12 करोड़ वोटर ने और 25 करोड़ आवाम ने हमारा ही साथ दिया। हम ही सबसे ज्यादा यहाँ पे मुंतखब होकर आए। वहां पे जो हमारी रिजर्व सीटें 20 के करीब और 3 माइनॉरिटीज की सीटें, सिर्फ हमारे साथ पीटीआई के साथ ज्यादती नहीं है, उन खवातीन के साथ भी ज्यादती है। देखिए पॉलिटिकल एक्टिविज्म, हम जब इलेक्शन लड़ जाते थे पहले वो कहते थे हमारे हस्बैंड बताएंगे, हमारे वालिद बताएंगे। अब खवातीन पहली खवातीन है कि जिन्होंने अपना पॉलिटिकल राइट्स, अपना वोट खुद इस्तेमाल किया, उन्होंने किसी की नहीं सुनी, उन्होंने खुद फैसला किया कि हमने किस पार्टी को वोट डालना है। तो उनको महरूम करना ये बड़ी ज्यादती है। हम उसकी आवाज उठाते रहेंगे और आपके सामने कि अभी जब भी हम पार्लियामान में जाते हैं हम आवाम के मैंडेट की बात करते हैं, फॉर्म 45 की बात करते हैं कि जो नुमाइंदे जीते हैं वही आए, खवातीन को उनका हक दे दिया जाए। हमसे कितना बदला लेना है? यानी कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह ने तो मोहतरमा फातिमा जिन्ना को जो मैं कहती हूँ कि एक फ्रीडम फाइटर के तौर पर, और जिस तरह वो खातून एक एलिगेंट खातून मोहतरमा फातिमा जिन्ना शाना बर शाना कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह के साथ चलती थी, वो जो हकूक उनको उस वक्त हासिल थे, बेगम लियाकत अली खान, इस तरह के और सारी बहुत सारे खवातीन, ये जो आपने अपने इंटरव्यू में दिखाई है। तो ये आज के पाकिस्तान में, नवाज शरीफ के पाकिस्तान में, पीएमएलएन के पाकिस्तान में खवातीन को क्यों फिक्स किया जा रहा है? क्यों उनकी आवाज बंदी की जा रही है? क्यों उनको इस तरह भेड़ बकरियों की तरह उनके हकूक लेके उनको फिक्स किया जा रहा है? इसका कोशिश भी यही थी कि खवातीन को इज्जत दो। बहुत शुक्रिया हज़रत ताजगुल साहिबा, बहुत शुक्रिया आपके टाइम का, और अल्लाह आपके मुश्किलें आसान करे और जिस तरह से भी जो भी बहरहाल आपकी चीज़ें देख लेती हूँ। ब्रेक से वापस आती हूँ। जीडीए भी एहतजाज कर रही है, सड़कों पर है,
JUIF है, मौलाना फजलुर रहमान, नवाशी साहब ने मुलाकात भी की, लेकिन उन्होंने कहा नहीं, हमने अपोजिशन में ही बैठना है, PTI तो है ही है। महमूद खान अचकज़ई ने आज एक बड़ी पावरफुल स्पीच की है। इन सब चीज़ों पे बात करेंगे और मुख्तसर सा ब्रेक लेते हैं। जी नज़ीर, प्रोग्राम में आपको एक दफ़ा फिर खुशामदीद कहते हैं। और बहरहाल आज जो असम्बली का सेशन था उसमें स्पीकर कौमी असम्बली और डिप्टी स्पीकर कौमी असम्बली का इजलास का इंतखाब हुआ और अयाज सादिक साहब जो कि नून लीग के तरफ से नामजद हुए, वो स्पीकर बने 199 वोट लेकर। और उनके जो मुखालिफ थे वो आमिर डोगर साहब थे जो कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के 91 वोट ले सके। उसके बाद जो डिप्टी स्पीकर का हुआ, पीपल्स पार्टी से ताल्लुक़ रखने वाले सैयद गुलाम मुस्तफ़ा शाह साहब 197 वोट लेकर कामयाब हुए। और जो उनके मद्दे मुकाबल थे जुनैद अकबर सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के, उनको 92 वोट पड़े। जो ये मरहला मुकम्मल हुआ, अब कल वज़ीर आज़म के लिए कागज़ात नामज़दगी जमा किए जाएंगे और इतवार को वज़ीर आज़म का इंतखाब होगा, जिसमें उमर अयूब साहब जो हैं वो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के उम्मीदवार होंगे और नून लीग से शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म के ओहदे के लिए उम्मीदवार होंगे। आज जो कुछ असेंबली में हुआ उस पर ज़रा सी गुफ्तगू करते हैं, लेकिन उससे पहले जो बैरिस्टर गौहर साहब है जो कि जिनका ताल्लुक अब वो शायद PTI ही हैं, क्योंकि वो इलेक्शन कॉन्टेस्ट करने जा रहे हैं, मेरा ख्याल है चेयरमैन बिला मुकाबला मुंतखब भी हो गए हैं। असेंबली में वो आज क्या कह रहे थे, ज़रा सुनते हैं। You are custodian of the house. You don't belong to the party. You belong to this house. The point we are taking up, you should be taking up yourself. Article 51 mandates that the house has to be in full, including the member reserves for women and non-Muslims. Before that, the house is incomplete. पंजाब के केस में सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दिया था और इलेक्शन को रोका था, क्योंकि उस वक्त असेंबली में 25 मेंबरान की कमी थी। इस वक्त आपके हाउस में 23 मेंबरान की कमी है। मामला सारा ये है कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने लिस्ट जमा नहीं कराई थी, क्योंकि उन्होंने खुद अपनी इलेक्शन जो कॉन्टेस्ट किया था साहबजादा हामिद साहब ने, वो अपने पार्टी से नहीं किया था बल्कि आज़ाद उम्मीदवार की हैसियत से किया था। और पहले ये डिसाइड हुआ था कि बल्ले के निशान पर ही करेंगे, लेकिन बहरहाल अभी भी उनकी जो दरख्वास्त पे फैसला महफूज है इलेक्शन कमीशन का, और कोशिश इनकी ये है कि इनको उनका हक दिया जाए, यानी जो विमेन रिजर्व सीट्स हैं वो भी दी जाए, माइनॉरिटी की भी दी जाए। लेकिन बहरहाल जो फैसला आना है वो इलेक्शन कमीशन की तरफ से आना है। लेकिन उसके अलावा एक और जो आज तकरीर हुई है महमूद खान अचकज़ई साहब की जानिब से, जो कि फ्लोर ऑफ द हाउस, वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट भी है और बड़ी सेंसिटिव भी है। लेकिन बावजूद इसके कि एक ज़माने में वो PTI के या इमरान खान के बड़े मुखालिफ माने जाते थे, PDM का हिस्सा भी थे, इमरान खान साहब की हुकूमत गिराने में भी उनका एक अहम रोल था। लेकिन आज जब वो फ्लोर ऑफ द हाउस में बात कर रहे थे, वो क्या कह रहे थे, शॉर्ट क्लिप है, सुनते हैं। आप इमरान पार्टी में शामिल थे जब उन्होंने पार्टी बनाई थी, लेकिन बात यह जनाब स्पीकर, जब पाकिस्तान के अवाम ने उनको वोट दिया, उसको बदलना पाकिस्तान से गद्दारी है, अवाम से गद्दारी है। इनके और मियाँ साहब के अलग सेलेक्ट होनी चाहिए, पीपल्स पार्टी और इनकी होनी चाहिए, सबकी होनी चाहिए। इस पार्लियामेंट ने आखिर रेजोल्यूशन पास करनी है कि इमरान और उसके साथियों को रिहा करो। इन दीगर इशूज समेत कुछ इशूज पर बात करेंगे। पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा कमर ज़मान कायरा साहब हमारे साथ मौजूद हैं। कायरा साहब, हालात जो हैं, जो हम असेंबली के देख रहे हैं और जिस तरह से शोर शराबा पहले दूसरे दिन से शुरू हो गया कि इलेक्शन के रिजल्ट मुतनाज़ा हैं, मौलाना फजलुर रहमान साहब ने फैसला किया है कि वो अपोजिशन बेंचेस में बैठेंगे, बावजूद इसके कि नवाशी साहब खुद भी आज गए। आपकी नज़र में आप क्या समझते हैं कि क्या मामला वाकई सदारत का है, यानी सदर मुमलिकत का ओहदा चाहिए था और पीपल्स पार्टी जो है वो पहले ही मांग बैठी है नून लीग से? नहीं, पीपल्स पार्टी ने सदर का ओहदा इसलिए तो डिमांड नहीं किया। पीपल्स पार्टी ये समझती है कि हमारा इस्तेहकाक है, क्योंकि हम ज्यादा वोट रखते हैं बाकी जमातों की निस्बत, या काफी जमातों से ज्यादा वोट रखते हैं इसलिए, और हम एक कोलिशन का हिस्सा हैं और उसमें एक जमात को वजीर आजम बना रहे हैं तो दूसरी जमात का इस्तेहकाक है। ज्यादा उसका तो तल्लुक नहीं है मौलाना के इस मुतालबे से। तो मौलाना की जमात के पास तो बहुत थोड़े वोट थे, लेकिन जो आपने असेंबली के अंदर हंगामे का जिक्र किया, ये असेंबली के अंदर होने वाला एहतजाज तो खैर
चलता ही रहता है। बहुत अरसे से पाकिस्तानी सियासत के अंदर ये एहतजाज हमारे दौर में भी होता रहा, हम भी करते रहे। लेकिन इमरान खान साहब की जमात से जिस बात का खदशा है वो ये है कि अगर मैं 2014 से 15 से जब से उनका धरना शुरू हुआ था उससे ही उनकी सियासत का या उनके तर्ज सियासत का आगाज करता हूँ, तो मुझे धरने में बिल जलाने, लोगों को ये दावतें देने कि आप यूटिलिटी बिल अदा न करो, टैक्स देने से इनकार करो, अपने पैसे जो हैं बाहर के मुल्कों में बैठे लोग वो हुंडी के जरिए भेजो, बैंकों के जरिए ना भेजो, ये तो सिविल डिसोबीडियंस का, और अब बिल जलाने शुरू कर दिए। तो ये तो एक सिविल नाफरमानी की तहरीक का इश्तिहार था। अल्हम्दुलिल्लाह बच गए उससे। उसके बाद फिर उन्होंने वैसे ही ऐसे ही रखा। फिर उनके वजीर साहब ने, जो शौकत तरीन साहब ने, इनका वो ऑडियो बयान भी आया मंजर पे, उन्होंने कहा कि ये आप खत लिख लीजिए, अपने वज़ीर खजाना को कहा, वो भी ऐसा ही खत था। और अब भी उन्होंने पाकिस्तान की सालमियत पे हमला करने में कोई कम कसर नहीं छोड़ी। IMF को खत लिख डाला, सबने समझाया कि ये ना करे, उन्होंने लिख डाला। तो ये एहतजाज करते हुए कहाँ तक जा सकते हैं? ये अपनी मुखालिफ सियासी जमात को और पाकिस्तान की रियासत को उस पर तफरीक ही नहीं करते कि किसका क्या नुकसान होगा। सर लेकिन दुरुस्त फरमा रहे हैं कायरा साहब, शायद आपकी बिल्कुल एक लंबी चार्जशीट है और जो आपने अभी जिसका जिक्र भी किया है, लेकिन सर क्या किया जाए कि अवाम ने फिर भी उनको वोट डाला है। अब अगर जिस जमहूरियत की आप सर बात करते हैं कि अगर अक्सरियत जो है वो मर्द को औरत भी कह दे तो वो जमहूरियत है, आपको मानना है। अब अक्सरियत अगर खान साहब के साथ आज भी खड़ी हुई है बावजूद इस चार्जशीट के जो आप यहाँ पर पेश कर रहे हैं, तो क्या किया जाए? सवाल ये है कि क्या खान साहब अकेले मैदान में खड़े हैं या कोई और जमातें भी हैं? क्या अक्सरियत की बात कर रही हूँ सर जी। अक्सरियत इस वक्त जो अक्सरियत डिक्लेयर्ड है वो तो खान साहब के साथ नहीं है। हाँ, उनका क्लेम है कि मेरी 160 सीटें हैं और मुझसे 70-80 सीटें छीनी गई, यही है ना? इससे ज्यादा का डिमांड तो नहीं कर रहे। आप क्या मानते हैं कि इलेक्शन रिग नहीं है, साफ और साफ इलेक्शन? मैं उस तरफ अभी नहीं जा रहा, मैं तो रिग की बात ही नहीं कर रहा। मैं तो कह रहा हूँ वो तो 160 सीटें मांग रहे हैं ना। ठीक है कि मेरी 160 सीटें और 90-92 मिल गई है, तो इसका मतलब है को 70 सीटों का फर्क है उनका। तो अगर 70 सीटें उनको दे भी दी जाएं तो बकिया सीटें किसकी है? क्या हिंदुस्तान के लोगों ने चुना है सर? लेकिन सिंगल लार्जेस्ट पार्टी के तौर पे तो फिर सामने आ जाती है ना, सिंगल लार्जेस्ट पार्टी तो बन जाती है ना। तो इसका मतलब है आप इस असम्पशन पे खड़ी हैं कि वो जो उनका मुतालबा है वो 100% दुरुस्त है। मैं उनके मुतालबे की तो सर बात नहीं कर रही। आपके इल्म में है कि उन्होंने कितनी सीटों के खिलाफ कंप्लेंट दर्ज की है? जी सर, मेरे इल्म में है 35 के करीब है। 12 इलेक्शन कमीशन में 35 शायद उन्होंने रेफरेंस दिए में जमा कराए। परसों शायद उन्होंने जमा कराई हो जाके। पहले तो उनका टोटल 12 सीटों के खिलाफ उन्होंने अपने जो क्लेम किए थे 35 भी किए हैं। तो आज इतने दिनों से इलेक्शन गुजर गया, एहतजाज कर रहे हैं, 35 सीटों पे क्लेम कर रहे हैं 80 सीटें छीनी। बिल्कुल सही है। अगर कि उनका क्लेम गलत है और यकीनन हो सकता है कि गलत हो, तो इसका मतलब है कि नून लीग सिंगल लार्जेस्ट पार्टी है और इलेक्शन जो है वो साफ और शफाफ हुए हैं। मैं इसकी बात नहीं कर रहा। इलेक्शन पाकिस्तान में तो साफ शफाफ कभी हुए ही नहीं, हर इलेक्शन के ऊपर सवाल था। आज के इलेक्शन के ऊपर सवाल है, बिल्कुल है, मेरा भी है, उनका भी है। करने का अपना तरीका है ना। जब 2018 में RTS बिठाया गया था उस वक्त हम कहते थे तो कहा जाता था कि जाए, वो इलेक्शन कमीशन है, वो अदालत उज़्मा है, जाए। आज क्यों हो गया? आज क्यों नहीं जाते वहां जो कल हमें मशवरे देते थे? और आप भी उनको कहिएगा कि जनाब आपने ही वो रास्ते दिखाए थे। बिल्कुल सही, बिल्कुल आप सही फरमा रहे हैं। ऊपर बहुत सारे सवालात हैं। बिल्कुल आप सही फरमा रहे हैं। हम तो बात कर रहे थे उनके तर्ज़े एहतजाज की, ट्रू खान साहब की सियासत की। आपके इंट्रो में जो आपने फरमाया कि इस वक्त असम्बलियों का जो माहौल है उसकी बुनियाद पे तो जो कुछ खान साहब पहले करते रहे उसको भी देख लीजिए। तो सर खान साहब तो ये करते रहे, उसके बावजूद पीपल्स पार्टी चाहती थी कि PTI से बात हो जाए, राब्ता हो जाए, हम मिलकर हुकूमत बना लें। लेकिन चूंकि PTI ने मना कर दिया या खान साहब ने मना कर दिया तो फिर आपका सेकंड ऑप्शन नून लीग था।
अच्छा नहीं, देखिए पहली बात तो ये है कि आपको किसने कहा कि हम चाहते थे कि हमारा फर्स्ट ऑप्शन ये है? नैयर बुखारी साहब ने। देखिए हमारा ऑप्शन ये नहीं था, हमारा ऑप्शन ये था कि हमें सारी जमातों से डायलॉग करना चाहिए, हमें सारी जमातों के साथ बात करनी चाहिए, ठीक है, और एक ब्रॉडर कंसेंसस के साथ गवर्नमेंट बना के इस गवर्नमेंट के पाकिस्तान के मसाइल का हल निकालना चाहिए। लेकिन उसको रोका किसने? उसको किसने तोड़ा उस ख्वाब को? खान साहब ने। हमने तो खान साहब को भी बचाना चाहा जब वो एहतजाज नहीं बल्कि लड़ाई लड़ने के मूड में थे, और उस वक्त भी हमने कहा, वो इलेक्शन मांग रहे थे तो हमने बाकायदा उनके साथ डायलॉग का रास्ता खोला। इस मुल्क के अंदर 2022 में जून 30 को असम्बलियां तोड़ने का फैसला हो गया, अक्टूबर 2022 में इलेक्शन कराने का फैसला हो गया खान साहब की टीम के साथ, और खान साहब ने कहा नो, ये 3-4 मई की बात है, और अगर वो मुआहदा हो जाता तो पाकिस्तान में 9 मई ना होता। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है, ये तो सही बात है। क्या किया जाए? एक शख्स कहता कि मैं फौज से भी लड़ूंगा, वो कहता है कि मैं अदलिया से भी लड़ूंगा, वो कहता है कि मैं इलेक्शन कमीशन को भी टेस्ट कर दूंगा, वो कहता है कि मैं पाकिस्तान की बाकी सियासी जमातों को भी नहीं मानता, वो लोगों के दिए हुए मैंडेट को सिवाय उसके अपने मैंडेट के जो दीगर जमातों के लोगों को मैंडेट वोट दिया है उसको भी नहीं मानता, तो उसका मैं क्या करूं? दुआ करें सर, दुआ करें, हम भी करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया कायरा साहब आपके टाइम का करने का। और नाज़रीन, एक और मुख्तसर सा ब्रेक से वापस आएंगे तो हम ज़रा बात करेंगे आज जो नवाज शरीफ साहब ने विज़िट किया है उस पर JUIF का क्या इस पर मौक़िफ़ है। हमारे साथ रहिए। जी नज़ीर, जमीयत उलमा इस्लाम के सीनियर रहनुमा है सेनेटर कमरान मुर्तज़ा साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि क्या मुलाकात रही, क्या अहवाल रहा। नवाज शरीफ साहब पहुँचे थे, क्या वो मौलाना फजलुर रहमान साहब को मनाने में कामयाब हो गए कि वो नून लीग के साथ जो है उनको वोट भी दें वज़ीर आज़म का, और उसके साथ साथ हुकूमती बेंचेस पर भी बैठे या हुकूमत का हिस्सा भी हों। अस्सलाम वालेकुम कमरान मुर्तज़ा साहब। जी वालेकुम अस्सलाम। अच्छा कमरान मुर्तज़ा साहब, ऐसा है कि आपने यकीनन जो पहले भी मुलाकातें रहीं, राब्ते रहे, सारा कुछ हुआ, वफ़द की भी मुलाकात हुई, और आज तो नवाज शरीफ साहब खुद मौलाना साहब के पास पहुंच गए। क्या एजेंडा था, क्या दरख्वास्त लेकर आए थे? देखिए, सियासी लीडरों में मुलाकातें होती हैं, कोई और फिर कोई आपके घर पे आए तो जितना भी आपको कोई इख्तिलाफ हो, आपको कोई उसमें घर में आने से किसी को रोका नहीं जाता, और वो आए हैं, वो हमारे लिए मोहतरम है, हमने उनको एहतराम के साथ बिठाया और एहतराम के साथ जो है वो उनको रुखसत किया। तो बाकी हम अपने फैसले तकरीबन कर चुके हैं। वो क्या दरख्वास्त लेकर आए थे, ये तो कुछ बताएं। देखिए, वो हमायत मांग रहे हैं ना, जाहिर है, मैं खुद तो मौजूद नहीं था, मगर ये बज़ाहिर जो है ना वो हमायत ही मांग रहे हैं ना अपनी पार्टी के लिए या अपने सेटअप के लिए। तो वो हमायत हम फैसला कर चुके हैं, 2 दिन तो हो गए हैं कि हम अपोजिशन में बैठे हैं। अब तो ये वो कहते हैं कि आपने देर कर दी है, तो उन्होंने भी देर कर दी है, बहुत देर हो गई। हमने जहाँ बैठना था हम बैठ चुके हैं। अच्छा, तो असल वजह क्या बनी कि मौलाना साहब जो है वो नहीं मान रहे, देर हो गई, अपोजिशन बेंचेस में बैठेंगे, हुकूमत का इत्तेहादी नहीं बनेंगे या हिस्सा नहीं बनेंगे? देखिए, असूल तो सिर्फ एक है कि ये इलेक्शन क्या फेयर है या नहीं है फेयर। अगर इलेक्शन फेयर है तो फिर हम इसको तस्लीम कर लेते हैं, और अगर इलेक्शन फ्री और फेयर नहीं है तो फिर बैठना जो है ना वो मुमकिन नहीं रहेगा। वो मैंडेट जो है वो दुरुस्त नहीं है, जो कुछ भी है जिसके पास भी है, ये एक आप इंतजाम कर लेते हैं तो इंतजाम के तहत मामला चलना जो है वो फिर हमारे बस में नहीं है। तो इलेक्शन 2018 में फेयर था? वो भी फेयर नहीं था, मगर वो इस हद तक नहीं था। बने थे वो इस हद तक वो उसमें नहीं गए थे। ये तो ये बिल्कुल जो है ना इन्होंने तो नाप तोल के जो है ना वो इशारी निजाम के मुताबिक चले। मतलब आप ये कह रहे हैं कि 2018 का भी इलेक्शन रेक था, लेकिन कंपैरेटिवली इससे बेहतर था? इससे बेहतर था, वो इस हद तक नहीं आया था। इसमें ऐसे शदीद किस्म के इल्जाम आए हैं जिसमें हमारे सर जो है शर्म से झुक जाते हैं। मैं आपके साथ आपके चैनल पे शेयर भी नहीं कर सकता कि वो जो इल्जाम आए हैं बाज लोग लगा रहे हैं, मगर मुझे हया आती है।
तो असल जो कंसर्न है मौलाना साहब का, ज़ाहिर पशीन की सीट तो वो जीत चुके हैं बलूचिस्तान में, लेकिन जो असल कंसर्न है वो डेफिनेटली केपी का है और DI खान का है, जहाँ पे वली अमीन गंडापुर साहब जो कि आज वज़ीर आला भी मुंतखब हो गए, उनसे उनको शिकस्त हुई है। तो असल मामला तो खुद PTI के साथ हुआ है ना। अगर उनके कंसर्न है तो लोग कह रहे हैं कि वो तो फिर PTI की वजह से धांधली हो गई या PTI को जिता दिया गया, मामलात खैबर पख्तूनख्वा तक ज़्यादा है, तो फिर वहाँ तो इशूज़ नहीं बना रहे, PTI के साथ तो मिल के चल रहे हैं। कि लोगों का एक बड़ा कंसर्न है, लोग सवाल उठा रहे हैं। आपको किसने कहा कि हम बलूचिस्तान में मुतमईन है? बलूचिस्तान में जो है वो कम अज कम जो है वो 50% हमारी सीटें ले ली गई हैं, और जिसको दी गई हैं वो कोई 13वें नंबर पे है, कोई 8वें नंबर पे है, कोई 7वें नंबर पे। नहीं कामरान मुर्तज़ा माजरत, मैं ये नहीं कह रही आप मुतमईन है, मैं ये कह रही हूँ कि वहाँ से तो सीट जीते हैं बहरहाल, लेकिन DI खान से सीट आ रहे हैं ना, तो असल मामला KP का है। नहीं, असल मामला पूरे मुल्क का है। हम सिर्फ असल मामला KP का नहीं है, खैबर पख्तूनख्वा का नहीं है। असल मामला खैबर पख्तूनख्वा का भी है, असल मामला बलूचिस्तान का भी है, असल मामला सिंध का भी है, पूरे मुल्क का मामला है ये इनफैक्ट। तो अगर खैबर पख्तूनख्वा का भी असल मामला है तो खैबर पख्तूनख्वा में यानी PTI ने धांधली की है या PTI को धांधली करके जिताया गया है, ऐसा है? जी PTI को वहाँ पे धांधली करके जिताया गया है। वजह उसकी ये है कि PTI को एक जगह पे उन्होंने रखना था और वो रख लिया है, बाकी जगहों पे उसको नहीं रखना था, उसको नहीं रखा है। एक सूबा जो है वो किसी को दे दिया, दूसरा सूबा किसी और को दे दिया, तीसरा सूबा किसी और को दे दिया, चौथा सूबा अपने पास रख लिया। ये तरीकाकार नामंजूर है। अच्छा, तो सर फिर अगर PTI के साथ PTI ने धांधली की है, PTI भी धांधली ज़्यादा इलेक्शन का एक हिस्सा रही, तो फिर उससे कैसे आप हाथ मिला रहे हैं, उनसे कैसे मुलाकात कर रहे हैं, और उनके साथ भी कोई एहतजाजी तहरीक चलाने का भी इरादा है? हाथ तो हम मियां नवाज शरीफ साहब से भी मिलवा रहे हैं, हाथ तो हम जो है वो पीपल्स पार्टी से भी मिला रहे हैं। तहरीक चलाने का मामला सिर्फ जो है वो इस हद तक होगा कि इलेक्शन में धांधली हुई है, और आपको अली मोहम्मद साहब का कल का स्टेटमेंट शायद याद होगा, उन्होंने तो खुद ऑफर कर दिया कि जो हल्का आपने खुलवाना है तो खुलवा ले, अगर वो उस पर कायम है तो हम हल्कों की तफसील भी दे देंगे कि कौन कौन से हल्के हम खुलवाना चाहते हैं, ताकि वो हल्के खुल जाए और फिर बहुत सारे मामला तो आपके सामने भी आ जाए। बिल्कुल ठीक है। तो अब ये आपका उसूली फैसला है कि किसी सूरत जो है वो हुकूमती इत्तेहाद का हिस्सा नहीं बनना और अपोजिशन में ही बैठना है? मौलाना ने आज जवाब दे दिया है मियां साहब को, और साथ उनको जाहिर है कि वो एक मोहतरम लीडर हैं, हमारे दोस्त रहे हैं, दोस्त हैं भी, तो हमने उनको कहा है कि हम पार्टी से पूछ लेंगे मजीद, मगर बहरहाल ये फैसला यही है। हम अपोजिशन में बैठ चुके हैं, अपोजिशन में हैं और अपोजिशन में रहें। ठीक है, लेकिन जब वो ये बात करते हैं कि देर हो गई, देर से क्या मुराद है? ये एक तो इलेक्शन का मामला हो गया कि रिक्त है, उसमें तो देर सवेर का कोई मामला नहीं है, लेकिन ये कहना कि आपने देर कर दी, उससे क्या मुराद है? नहीं, ये उनकी बात का जवाब दे रहे हैं। वो एक दिन इसाक डार ने किसी बात का कहा था कि जी आपने, वो हैदरी साहब उनसे शायद मिलने चले गए थे, हालांकि मौलाना की रजामंदी नहीं थी उसमें, मुझे पता है इस मामले का। तो वो हैदरी साहब बलूचिस्तान के हवाले से के बैठ के कि बलूचिस्तान में हमारे पास भी ठीक ठाक मैंडेट है, तो जरा इनसे बात कर लें। तो उन्होंने इसाक डार साहब ने कहा था कि आपको देर हो गई, जिसपे फिर हाफिज हुसैन अहमद साहब ने कहा कि जी हाँ, हमें पहचानने में देर हो गई। तो ये देर उसी बात का जवाब है कि देर हो गई। ठीक है, बिल्कुल ठीक है, हम बैठ नहीं रहे। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, मुझे बताएगा कामरान मुर्तज़ा साहब कि क्या PTI की तरफ से, PTI तो नहीं है, सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की तरफ से आपको या मौलाना साहब को, मतलब मौलाना फजलुर रहमान साहब को अपोजिशन लीडर बनाने की कोई बात हुई है, कोई ऑफर हुई है? ऐसी कोई बात नहीं है इस वक्त। तो मिल के चलने की उनका वो ये है कि अगर कोई तहरीक चलानी है तो मिल के चली जाए। वैसे अपोजिशन लीडर के लिए मौलाना से बड़े कद का कोई अगर आदमी है तो बिल्कुल मान लें उस बात को, और अगर वो इसी तरह से सेनेट की तरह की अपोजिशन करनी है तो फिर मेजॉरिटी उसमें उनके पास है, वो अपनी मर्जी कर ले, ये उनकी मर्जी है। हमारे पास तो सिर्फ 8 मेंबर ही। नहीं, बिल्कुल आपके पास 8 मेंबर है, तो ये ख्वाहिश है और आपकी डेफिनेटली, जैसे आपने बात की, मैंने मौलाना की ख्वाहिश का जिक्र नहीं किया। नहीं, आपकी सर, आपकी। मैंने कहा अगर वहाँ से कोई ऑफर होती है, जाहिर है कि वो अपने लीडर को आदमी ज्यादा से ज्यादा ऊपर देखना चाहता है। मेरी ख्वाहिश यकीनन होगी, मौलाना ने कभी मेरे से इस ख्वाहिश का इजहार नहीं किया।
बिल्कुल ठीक है सर। एक आखिरी सवाल, सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल का रिजर्व सीट्स का मामला है। आप चूंकि कानून दान भी हैं इसलिए मैं आपसे पूछ लेती हूँ कि वो कहते हैं कि असेंबली जो है वो नामुकम्मल है और इसी वजह से सदर ने भी दस्तखत असेंबली पे नहीं किए थे, उन्होंने भी ऑब्जेक्शन रेज किया था। आज भी चाहे वो उमर अयूब साहब हों या बैरिस्टर गौर साहब हों, उनका जी असेंबली नामुकम्मल है, लिस्ट पहले नहीं जमा कराई थी लेकिन अब वो पार्लिमानी पार्टी है। आपको लगता है कि अब फैसला महफूज है इलेक्शन कमीशन के पास? आपको लगता है कि ये इनको रिजर्व सीट्स ये हकदार हैं, विमेन रिजर्व सीट्स के भी और माइनॉरिटी के भी? नागी बीबी, अगर फर्ज करिए कि आपके यहाँ से इलेक्शन हो और मैं अकेला कैंडिडेट यहाँ पे, उसकी कट ऑफ डेट होती है और अगर मैं उसके लिए अकेला कैंडिडेट सिर्फ उस शहर से ताल्लुक न रखने के बावजूद सिर्फ उस शहर के प्रपोजर और सेकेंडर के साइन के साथ पेपर फाइल करवाऊं और दूसरा कोई और दोस्त जो है वो पेपर फाइल न करवाए, तो क्या मैं अनअपोज जो है ना वो इलेक्ट नहीं हो जाऊंगा? क्या उसके बाद ये कहा जा सकता है कि उसको जो है ना एक वोट भी नहीं मिला, आप इसको अनअपोज क्यों डिक्लेयर किया? नहीं, हर चीज टाइम बाउंडेड है यहाँ पे कानून के अंदर। जब टाइम के अंदर आप नहीं करेंगे, ट्रेन आपसे गुजर गई, क्या वो ट्रेन को आप वापस लाएंगे, रिवर्स करेंगे सारा कुछ? यानी चूंकि उन्होंने लिस्ट जमा नहीं कराई थी, लेकिन उसका रीजन वो ये देते हैं कि चूंकि हम तो अपनी पार्टी के उससे लड़ ही नहीं रहे थे, हम तो खुद आजाद उम्मीदवार थे, बाद में पार्लिमानी पार्टी बनी। देखिए ना, कानून में जो कुछ लिखा है उसी तरह से होगा ना, या उनकी मंशा के मुताबिक होगा। कानून में बनाया भी शायद उसमें वो बैठे थे ना, वो कानून के वो शरीक हैं 2017 वाले का एक्ट के। तो 2017 के एक्ट में जो कुछ उन्होंने अपनी मंशा के साथ लिखा है उसको उस अंग्रेजी को आराम से उर्दू में या किसी और जुबान में जो भी उनको लोकल लैंग्वेज आती है उसमें ट्रांसलेट कर लें और उसके मुताबिक जो है ना जो जिसका हक बनता है वो कर लें। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया कामरान मुर्तज़ा साहब आपके टाइम का। और कामरान मुर्तज़ा साहब से बात हुई, मुख्तसरन बात हुई, लेकिन नवाज शरीफ साहब यही कह के अपनी हिमायत की दरख्वास्त लेके गए थे कि जो वज़ीर आज़म का इलेक्शन होगा उसमें भी हिमायत करें, हुकूमत का हिस्सा बने। लेकिन मौलाना साहब ने उनको साफ जवाब दे दिया है कि वो अपोजिशन में बैठेंगे और उसूली उनका एक मौक़िफ़ है कि ये इलेक्शन धांधली ज़दा है और इंतहाई धांधली ज़दा है, इसलिए इस हुकूमत में बैठने का कोई जवाज़ नहीं है। हाँ, ताहम अगर अपोजिशन की जानिब से यानी PTI सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की जानिब से अगर अपोजिशन लीडर बनने की ऑफ़र होती है मौलाना फजलुर रहमान साहब को, तो ये राय खुद कामरान मुर्तज़ा साहब की कि उनसे बड़ा कोई लीडर है नहीं और यकीनन ये फिर काबिल कबूल होगी भी। प्रोग्राम से दीजिए नादिम मिर्ज़ा को इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।